नाज़रीन, पेंटागन इस वक्त कई मुल्कों पर हमले की प्लानिंग्स कर रहा है। CNN के मुताबिक पेंटागन इस वक्त सिनेरियो तैयार कर रहा है नाइजीरिया पर हमला करने के लिए और मेक्सिको पर बराह रास्त अटैक करने के लिए, वहां पर फौजें उतारने के लिए, ड्रोन अटैक्स करने के लिए यूनिट्स तश्कील दे दिए गए हैं और उनकी ट्रेनिंग भी बाकायदा शुरू कर दी गई है। वेनेजुएला के खिलाफ जो बिल्डअप है वो हमारे सामने है, वहां पर भी डिफरेंट सिनेरियोज है वो पेंटागन तैयार कर रहा है कि जिसमें टारगेटेड स्ट्राइक्स होंगी, जिसमें असैसिनेशन है, जिसमें उनका धड़क तख्ता करवाना है, फौजी बगावत करवाना है, टॉप लीडरशिप को असैसिनेट करना है या फुल स्केल इन्वेजन करनी है। तो वो सारे सिनेरियोज वहां पर तैयार किए जा रहे हैं। कोलंबिया के हवाले से सिनेरियोज है वो बनाए जा रहे हैं और ईरान और लेबनान की जंगें जो है वो बिल्कुल सरों के बरा खड़ी हैं और इससे हटकर पता नहीं कौन से ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है। यानी नाइजीरिया का मामला भी तो पहले नहीं था, अचानक हमारे सामने आया कि नाइजीरिया पर हमला होने जा रहा है। तो इस तरह और भी किन ममालिक के खिलाफ तैयारी हो रही है, लेकिन पेंटागन इस वक्त काफी मुल्कों के खिलाफ जो है उन सिनेरियोज की प्रिपरेशन कर रहा है हमला करने के हवाले से। तो ऐसा लग रहा है कि ये एम्पायर जो है वो अपनी पूरी मिलिट्री ताकत जो है वो इस्तेमाल करने जा रहा है मुख्तलिफ मुल्कों को सरेंडर पर मजबूर करने के लिए। और चाइना और रशिया के जो लीडर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे के साथ हर तरह की सिचुएशन के अंदर जो है वो खड़े रहेंगे। और पुतिन जो है नाज़रीन वो इस वक्त यूरोप के कोलैप्स का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका के पीछे हट जाने के बाद जो सिनेरियो नाज़रीन पैदा हुआ है, ये बात अब साबित हो रही है कि यूरोप में वो दमखम नहीं है कि अमेरिका के बगैर वो यूक्रेन की जंग को जारी रख सके, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली दोनों। ना उसके पास वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं कि वो फंड कर सके और ना उसके पास वो मिलिट्री है, वो टेक्नोलॉजी है कि वो रशिया का जो वो सामना कर सके। देखिए, इस वक्त यूरोप की तो सूरत हाल यह है कि वो एक दूसरे की बेसिस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको दूसरे की बेसिस इस्तेमाल करने के लिए, यानी अगर यहां से फ्रांस के जंगी तारे उड़ते हैं और वो पोलैंड में जाते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने अटैक करना होता है, रशिया के ड्रोन्स गिराने होते हैं या फाइटर जेट से लड़ना होता है, तो वहां जो पोलैंड की बेसिस हैं वहां पर अगर फ्रांस का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा तो वो जाकर उन बेसिस को ऑपरेट कर सकेंगे, वहां पर उनका क्रू मौजूद होगा रीफिलिंग के लिए, यानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वहां पर मौजूद हो तो आप जाकर उनकी बेसिस जब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है कि वो ये तमाम बेसिस जब इस्तेमाल कर सकता है। तो अमेरिका के अलावा किसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है और जो लॉजिस्टिक सप्लाईज अमेरिका दे सकता है वो यूरोपियंस नहीं दे सकते हैं। यूरोपियंस के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो अमेरिका का पीछे हट जाना मिलिटरीली और इकोनॉमिकली दोनों लिहाज से और इंटेलिजेंस में भी वो बहुत हद तक पीछे हैं। तो यूरोपियंस बातें तो कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, इजलास भी कर रहे हैं और दिसंबर में उनका फैसला कुन इजलास होने जा रहा है कि जिसमें या रशिया के एसेट्स उन्होंने देने हैं या अपने पैसे देने हैं। तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है और पुतिन जब इसी मौके का जब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 40 साल वो एक मैसेज कन्वे करते रहे, लेकिन हर एक एग्रीमेंट जो रशिया के साथ किया गया उसकी खिलाफवर्जी हुई और रशिया के तमाम बॉर्डर्स को घेर लिया गया। हालांकि ये कहा गया कि नेटो आगे एक्सपैंड नहीं करेगा, लेकिन हर रशियन बॉर्डर के ऊपर नेटो आ गया। तो ये एक फैसला कुन जंग है जो रशिया लड़ रहा है और अब जहां पर सिनेरियो चला गया है, उन्होंने अमेरिका को मजबूर कर दिया पीछे निकलने पर। देखिए, अमेरिका मजबूर हुआ है ना, जंग तो अमेरिका ने छेड़ी थी, तो रशिया की फतह ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि ये एक अनविनेबल वॉर है, तो हम यहां पर अपना पैसा, एनर्जी और इक्विपमेंट जो क्यों ज़ाया करें। तो वो चुप करके पीछे हट गए हैं। अब यूरोपियन जो हैं उनको भी एक बोल्ड फैसला ले लेना चाहिए, लेकिन वो फिलहाल जब इसके लिए तैयार नहीं है। तो पुतिन इस मौके का इंतजार कर रहे हैं और ये कोई मामूली मौका नहीं होगा। ये सिर्फ रशिया की फतह नहीं होगी, ये रशिया के इत्तेहादियों की भी फतह होगी। भाई, ईरान भी तो बराह रास्त वहां पर लड़ा है ना, ईरान ने भी तो ड्रोन्स दिए हैं, टेक्नोलॉजी दी है, चाइना इसमें इन्वॉल्व है, इसमें नॉर्थ कोरिया के फौजी बराह रास्त जाकर लड़े हैं, इसमें यमन से फौजी गए हैं। तो ये रशिया की जीत नहीं है, ये रशिया के इत्तेहादियों की जीत है और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ये सबसे फैसला कुन किरदार अदा करेगी, क्योंकि इसमें रशिया और उसके इत्तेहादियों की जो डिमांड्स हैं वो अल्टीमेटली उनको मानना पड़ेगी। नेटो का कोलैप्स इसके अंदर हो सकता है, नेटो तो फारग हो जाएगा ना। नेटो की बुनियादी शर्त ही पुतिन की है कि नेटो को यहां से पीछे हटना पड़ेगा, तो नेटो ये जंग हार कर तो फारग हो जाएगा, वैसे ही कोलैप्स हो जाएगा। तो इसके असरात मिडिल ईस्ट पर होंगे, इसके असरात जब इजराइल के ऊपर होंगे। भाई, इजराइल को नेटो ही पीछे से सपोर्ट करता है ना, यूरोप कलेक्टिव यूरोप ही करता है ना, तो वहां पर शिकस्त का मतलब है यहां पर शिकस्त, यहां पर उसका बराह रास्त असर होगा। इसलिए आप देखिए, इजराइल ने यूक्रेन की मदद जब शुरू कर दी है, ये बड़े चालाक हैं। 80s में नेतन्याहू जो है वो सोवियत यूनियन जो इनका सबसे बड़ा सपोर्टर था उसके कोलैप्स और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने लॉबिंग शुरू की। अब जो है वो यूक्रेन की इन्होंने फंडिंग जब शुरू कर दिया, उसकी मदद जब शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि वहां पर शिकस्त के असरात इधर आएंगे और ये ताइवान की भी सपोर्ट इन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि इनको पता है कि चाइना का राज जो है वो इनके मफादात के खिलाफ है। तो ये एक सिनेरियो है। पुतिन जो है
अब देखिए ट्रंप ने काफी 24 घंटों में जंग बंद करवा दूंगा, प्यूटन के साथ मुलाकातें भी हुई, जंग नहीं रुक रही। उसकी वजह यह है कि प्यूटन अपनी उन बुनियादी डिमांड्स से पहले जंग नहीं रोकने के लिए तैयार। और अब तो अमेरिका हट गया, यूरोपियंस लड़ नहीं सकते, तो अब तो मतलब एक बहुत बड़ी फतह हो गई है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। अब तो बस यूरोपियंस आगे पीछे देख रहे हैं कि करना क्या है। तो उस लम्हे का इंतजार जब किया जा रहा है, और वो 2-3 महीनों तक वो बात सामने आ जाएगी, ये पैसा दे सकते हैं नहीं दे सकते। और पैसे की सिर्फ बात नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है रशिया से लड़ने के लिए। बहरहाल देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट। आज न्यूयॉर्क के अंदर इलेक्शन हो रहा है, ज़ोहरान ममदानी जो है उनके हवाले से सर्वे ये बता रहे हैं कि वो लीड कर रहे हैं और वो जीत जाएंगे। और ट्रंप ने पूरी कोशिश की है उनको हराने की, और ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी किया है कि अगर ज़ोहरान ममदानी जीतेगा तो हम फेडरल फंडिंग नहीं देंगे न्यूयॉर्क को, इससे बड़ी कोई मुदाखलत जब वो हो नहीं सकती है। तो बहरहाल देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। इजराइल इस वक्त शदीद परेशान है क्योंकि ज़ोहरान ममदानी इज द फर्स्ट न्यूयॉर्क मेयर, या किसी भी, देखिए न्यूयॉर्क तो इनका सेंटर है ना, इनका मरकज है। कोई भी अमेरिकन मेयर ये नहीं कह सकता जो ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि मैं इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को अरेस्ट करूंगा, ये कोई भी अमेरिकन मेयर नहीं कह सकता। ये तो फिर भी न्यूयॉर्क है जो उनका मरकज है। तो इसलिए इजराइल काफी परेशान है, और ये अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर एक नई रियलिटी का आगाज होगा कि इजराइल को क्रिटिसाइज करने से लोग ज्यादा उसके साथ खड़े होते हैं। ये एक नई रियलिटी का अमेरिका के अंदर जब आगाज होगा, और ये साबित करेगा कि लॉबी की सारी जो दौलत है, सारी टूल्स हैं, वो सारे फेल हो गए हैं, क्योंकि वोटर जो हैं वो किसके साथ खड़े हो रहे हैं? उस शख्स के साथ खड़े हो रहे हैं जो अमेरिका की बात कर रहा है। वगरना जो न्यूयॉर्क के मेयर्स हैं वो तो सबसे पहले बात ही ये करते थे कि मैं इलेक्ट होने के बाद सबसे पहला दौरा इजराइल का करूंगा, ये वहां पर हालात थे। तो अब यानी कि जो अमेरिका की बात करेगा वो वहां पर उसकी हिमायत होगी। तो इस वक्त जो है वो आज बहुत इंपॉर्टेंट दौरा हो रहा है इजराइल का। एक अमेरिकन हाई ऑफिशियल जो कि डायरेक्टर हैं यूएस नेशनल इंटेलिजेंस की, यानी जो तमाम अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनकी सरबराह तुलसी गैबर्ट जो है वो आज इजराइल का दौरा कर रही है। और उनका दौरा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये वो शख्सियत हैं जो बशार अल-असद के साथ जाकर मिली थी, और इन्होंने खुलकर ये कहा था कि ये तो सीआईए का ऑपरेशन है जो बशार अल-असद के खिलाफ जारी है। सीरिया में तो सब ठीक चल रहा था, ये जो भी सिविल वॉर हो रही है, जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे सीआईए है। यानी उनका खास नुक्ता नजर, और इजराइल उनको पसंद नहीं करता है। तो आज वो जो है वो इजराइल का दौरा कर रही हैं। यूएस इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गैबर्ट विजिट इजराइल टू सपोर्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गाजा एग्रीमेंट। गाजा की सीज फायर की इंप्लीमेंटेशन के लिए ये दौरा हो रहा है। 2 दिन कबल जो है वो अमेरिकन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है उन्होंने भी दौरा किया। तो 24 दिन अब इस सीज फायर को हो चुके हैं। ट्रंप से लेकर फिर नीचे नायब सदर, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हर एक ऑफिशियल, ठीक है ना, यानी उनके जो मिलिट्री के लोग हैं, जो उनके सिविलियन लीडरशिप है, वो तमाम के तमाम जब दौरा कर चुके हैं इजराइल का। मुसलसल दौरे हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक मुकम्मल जो इंप्लीमेंटेशन है वो नहीं हो सकी। आज भी जब तुलसी गैबर्ट वहां पर मौजूद हैं तो गजा में जब हमले इस वक्त जारी हैं। अभी इजराइल ने क्या किया है कि 5 फिशरमैन फलस्तीनी जो मछलियां पकड़ने के लिए गए, क्योंकि खुराक की शदीद कमी है, तो उनके पर जब अटैक किया, तो इजराइल ने ऐसी एग्रेसिव रियलिटीज जो है वो गजा में इंपोज कर रहा है। येलो लाइन से लेकर कोस्टल लाइन तक। येलो लाइन की तरफ कोई आएगा वो भी मारा जाएगा, और जो कोस्टल लाइन की तरफ जाएगा, मछलियां पकड़ने की कोशिश करेगा, वो भी मारा जाएगा। ठीक है, तो 58% उनके पास है, छोटा सा थोड़ा सा गजा जहां पर फलस्तीनी मौजूद है, तो उनको वहीं पर कैद करने की जो कोशिश की जा रही है। तो ये रियलिटी इजराइल इंपोज करने की कोशिश कर रहा है। 2 साल की ब्रूटल जेनोसाइड के बावजूद जब वो हमास को नहीं हरा सके, अब वो एक एग्रीमेंट को इस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमास कभी भी अलाउ नहीं करेगी। तो इसी दरमियान जनाब अली हैरिस लिख रहा है, इजरायली आर्मी ने यह कहा है कि हम हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करने जा रहे हैं। लेबनान जंग की तरह मामला बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। हैरिस, हिजबुल्लाह अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है वो रीबिल्ड कर रही है, और इसमें बड़ा इजाफा हो गया है। सो दैट में लीड टू द एक्सपेंशन ऑफ आवर मिलिट्री ऑपरेशन। हमारे जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो लेबनान के अंदर एक्सपैंड होने जा रहे हैं। तो ये एक इजराइल की प्ले बुक है। पहले वो अटैक करता है, फिर रीबिल्ड ना होने देने के नाम के ऊपर दोबारा अटैक करता है। तो अब जी हिजबुल्लाह दोबारा से रीबिल्ड हो रही है, तो इसलिए हमें जब वहां पर अटैक करना है। तो ये देखिए जितना नैरेटिव बन चुका है हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेबनान के खिलाफ, जितना वो पिछले इतने लंबे अरसे से बनाते चले आ रहे हैं, तो ये जंग जब वो बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर खड़ी हुई है। आज हुई, कल हुई, परसों हुई, बस ये सूरत हाल यहां पर खड़ी हुई है। सिर्फ मसला इनको ये है कि आगे से जब तल अवीव और हाइफा पर मिसाइल बरसेंगे तो फिर क्या होगा। और हिजबुल्लाह को सिर्फ इंतजार इस बात का है कि लेबनीज गवर्नमेंट जो वो जरा सही राह रास्त के ऊपर आए और सही जो डायरेक्शन है वो ले, बजाय इसके कि वो हिजबुल्लाह ही के खिलाफ नैरेटिव बनाए, और बजाय इसके कि हिजबुल्लाह ही को प्रेशराइज करे और एक सिविल वॉर की तरह मामला धकेलने की कोशिश करे। हिजबुल्लाह सिर्फ इस वजह से इंतजार करके बैठी हुई है। तो मिस्र ने यह कहा है कि गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए $70 बिलियन चाहिए होंगे। इजिप्ट $70 बिलियन नीडेड टू रीबिल्ड गाजा
यहां पर जो डिस्ट्रक्शन हुई है, इजिप्ट ये कह रहा है कि इट्स टोटल ऑब्लिटरेशन, यानी सफाई हस्ती से मिटा दिया गया, टोटल ऑब्लिटरेट कर दिया गया है, कि इस लेवल की डिस्ट्रक्शन है, जिसको जैरेड कुशनर ने कहा कि यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब चल गया है। सो वार्निंग दैट ह्यूमैनिटेरियन एड अलोन विल नॉट बी एबल टू स्क्रैच द सरफेस। तो इजराइल ने यह तबाही मचाई, गजा को तबाह किया और इस सतह का तबाह किया कि ऑब्लिटरेट कर दिया है, और लाखों फलस्तीनियों को शहीद किया और जख्मी किया और एक ब्रूटल जेनोसाइड की। तो ना उसको उसकी पनिशमेंट दी जा रही है, ना उसकी अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, और ये जो डिस्ट्रक्शन हुई है इसकी कंस्ट्रक्शन के पैसे भी अरब्स देंगे, तो इजराइल क्यों नहीं देगा? यानी पहले अरब वर्ल्ड इंतजार करती रही कि ये डिस्ट्रक्शन हो जाए, कुछ भी नहीं कर सके इजराइल को रोकने में, और अब उन पर प्रेशर यह है कि वही पैसे देंगे गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी, अरब वर्ल्ड और ओआईसी वर्ल्ड जो है वो पैसे देगी, अब प्रेशर उन पर यह है। और $70 बिलियन कौन देगा भाई? दुनिया की इकोनॉमी जो है वो तो ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है, कौन देगा इतने पैसे? यूरोपियंस तो हैं, बर्तानिया जैसी पावर, वो $10 बिलियन के लिए सऊदी अरेबिया आ रही है, इटली यहां से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, तो वो क्या देंगे गजा को? तो ये $70 बिलियन है वो कौन देगा? तो ये यानी मसाल इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि इनको सुलझाने की बातें सिर्फ पीआर एक्टिविटी से ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो बुनियादी इजराइल का माइंडसेट है, जो बुनियादी इजरायली पॉलिसी है वो अपनी जगह मौजूद है, और एक जेनोसाइड की जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं हो जाती तब तक अमन की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो बुनियादी पॉलिसी जारी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी होगी तो फिर कोई तब्दीली आ सकेगी, वगैरह उनकी तो वो बुनियादी पॉलिसी जारी है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो अल-शरा जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, और अभी इलेक्शन तो नहीं हुआ लेकिन वो भी बजोरे बाजू आए हैं, तो वो 10 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा कर रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान आज क्या हुआ है कि जो जर्मनी के चांसलर हैं, जो इजराइल के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, और इन्होंने इलेक्शन के बाद बयान दिया कि इजराइल इज डूइंग डर्टी वर्क फॉर अस, फॉर द वेस्ट, इजराइल डर्टी वर्क कर रहा है वेस्ट के लिए। तो इन्होंने जनाब अली अल-शरा को इनवाइट कर लिया। मर्ज इनवाइट सीरियन प्रेसिडेंट टू जर्मनी टू डिस्कस डेपोटेशंस। अब देखें ये बुनियादी मसला वो, क्योंकि जो वहां पर रेफ्यूजीज गए हैं, जो इमिग्रेंट्स गए हैं इजरायली जंगों की वजह से, अब उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि जो फार राइट पार्टीज हैं, रिपोर्ट बता रही है, ये 2015 में जो उस वक्त की जर्मन चांसलर थी एंजेला मार्कल, उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई, और उसके नतीजे में 1 मिलियन माइग्रेंट्स जब वहां पर आए, जिसमें ज्यादा जब वो सीरिया से आए थे, और अब जर्मनी ये चाहता है कि उनको वापस भेजा जाए। तो इसके लिए अल-शरा को जब वहां पर बुलाया गया है। मसला क्या है? मसला यह है कि फार राइट पार्टीज इसी इमिग्रेशन की इश्यूज की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं, और इसी वजह से एंजेला मार्कल की गवर्नमेंट जब वो गई तो इजरायली जंगें, इमिग्रेशन, यूरोप का नुकसान, कई गवर्नमेंट्स गिर गई, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो अब जनाब वो ये बातचीत कर रहे हैं कि इनको वापस भेजा जाए। तो इजराइल की जंगें तो अभी जारी हैं। सो रशिया ने एक और सरप्राइज दिया अमेरिका को और यूरोप को, वो ये है कि रशिया और सऊदी अरेबिया ये एग्री हो गए हैं टू पॉज ऑयल आउटपुट। सऊदीज एग्री, यानी ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको कम करने पर सऊदी अरेबिया और रशिया, यानी ओपेक के जो दो सबसे बड़े हैं वो तो यही है, सऊदी अरेबिया और रशिया, तो दोनों जो है वो एग्री हो गए। यानी अब इसका ये बहुत बड़ी ग्रेट गेम है। कैसे? जब 2022 में यूक्रेन की जंग होती है तो सैंक्शन लग जाती है रशिया पर, तो उनके ऑयल के ऊपर सैंक्शन लग जाती हैं, तो जाहिर है कि ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब होती है, और आपको याद होगा कि कैसे ऑयल की कीमतें ऊपर गई थी। तो साथ ही बाइडेन ने सऊदी अरेबिया को कहा कि वो ओपेक यानी तमाम कंट्रीज को, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनको भी और खुद सऊदी अरेबिया, ये ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा करें, क्योंकि ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो कीमत नीचे आएगी। तो इससे जो सैंक्शन रशिया पर लगी हैं उससे आलमी मार्केट में डिस्टेबलाइजेशन और क्योस नहीं होगा। तो सऊदी अरेबिया ने इसके बिल्कुल उल्टा किया, और वो किया जो रशिया चाहता था, और सऊदी अरेबिया ने उल्टा जितनी प्रोडक्शन हो रही थी उससे भी कम कर दी। इसका बहुत ज्यादा फायदा रशिया को हुआ। क्यों? क्योंकि उनका रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो गया, प्राइसेस ऊपर चली गई तो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हुआ, तो सैंक्शन उस तरह से काम नहीं कर सकी। एक बार फिर वही हो रहा है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी हैं, रशिया और सऊदी अरेबिया जब एग्री हो गए कि वो ऑयल की प्रोडक्शन कम करेंगे, कीमतें ऊपर जाएंगी, तो रशिया के ऊपर सैंक्शन पहले भी काम नहीं कर रही और बिल्कुल मजीद काम नहीं करेंगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका कुछ और चाहता है, सऊदी अरेबिया कुछ और कर रहा है। इससे एक और नतीजा निकलता है, वो ये है कि ये बड़े पावरफुल कंट्रीज है, ये चाहें तो अपनी लेवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका कह रहा है ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करो, वो कम कर रहे हैं, और रशिया के लिए कर रहे हैं, जाहिर अपना भी बेनिफिट है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन बुनियादी तो रशिया को उसमें फायदा है। तो इसका मतलब ये अमेरिका को ना कर सकते हैं, ये लेवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर ये गजा के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? फिर सवाल ये उठता है ना कि गजा के मामले में ये नजर आते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते, ये बस अमेरिका है, अब ये मजबूर, ये क्या करें? इधर ये सारे अपनी ताकत और लेवरेज इस्तेमाल करते हैं, उधर नहीं करते। तो फिर इससे सवाल ये उठता है कि क्या ये वहां पर करना नहीं चाहते? तो जनाब अली, नाइजीरिया पर हमले के लिए पेंटागन जो है वो इस वक्त सिनेरियोस तैयार कर रहा है।
फुल स्केल इन्वेजन, एयर स्ट्राइक्स, व्हाटएवर सिनेरियो जो तैयार हो रहे हैं। अब सवाल ये कि नाइजीरिया, व्हाई नाइजीरिया? तो पता ही चला नाज़रीन कि नाइजीरिया वो कंट्री है अफ्रीका का जहां पर चाइना की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, इसलिए नाइजीरिया निशाने पर आ गया है। 2025 के अंदर चाइना ने नाइजीरिया में $21 बिलियन, बिलियन फॉर बी, $21 बिलियन, ये किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है चाइना की अफ्रीका में। तो वो कमिट की हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स वहां पर हो रही हैं और बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है नाइजीरिया फॉर चाइना। तो अमेरिका जो है वो यहां पर इसलिए बुनियादी तौर पर आ रहा है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन नाइजीरिया हैज बीन ग्रोइंग रैपिडली। की एरियाज इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल रिवाइटलाइजेशन, वहां पर इंडस्ट्री जब लगाई जा रही है, रेलवे जब बनाए जा रहे हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स चाइना वहां पर बना रहा है। ग्रोइंग पार्टनरशिप रिफ्लेक्ट्स के नाइजीरिया जो है वो मेजर अफ्रीकन इकोनॉमी बन रहा है चाइना की इन्वेस्टमेंट के बाद, और चाइना के स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है उसके लिए नाइजीरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। सो नाइजीरिया सिक्योर्ड $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट in commitments from China to agriculture, to manufacturing and energy sectors, railways, airports, power plants, तो ये सारे जनाब अली उनकी जानब से बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए वो नाइजीरिया अमेरिका के निशाने के ऊपर आ गया। CNN ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप साहब अपने जहाज में बैठकर फ्लोरिडा अपने रिहायशगाह की तरफ रवाना थे कि उन्होंने फॉक्स न्यूज के ऊपर एक खबर देखी, और फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में यह बताया जा रहा था कि नाइजीरिया के अंदर क्रिश्चियंस मारे जा रहे हैं, जिसके बाद ट्रंप साहब ने कहा कि मैं हमला करूंगा नाइजीरिया के ऊपर। CNN, ट्रंप वाज ऑन हिज वे टू फ्लोरिडा, जहां पर उनकी रिहायशगाह है, व्हेन ही सॉ फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट अबाउट टारगेटिंग ऑफ क्रिश्चियंस इन नाइजीरिया। यानी वो देखिए, वो फॉक्स न्यूज जिसके बारे में आप सब जानते हैं, वो डीप स्टेट का चैनल है, उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, जहां पर हॉकिश बैठे होते हैं, जहां पर लिंडसे ग्राहम बैठा होता है, जहां पर हर वक्त जंग हमलों की बात की जा रही होती है, ठीक है। गजा के हवाले से पूरी तरह से फॉक्स न्यूज ने जो है वो डिफेंड किया इजराइल को, ईरान पर मुसलसल जंग के लिए दहाइयों से बयानियां उस पर चलता रहता है। मतलब मुकम्मल जो हॉकिश है ना, वो नियोकॉन्स वो वहां पर बैठे होते हैं, और उस फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के ऊपर जनाब अली वो कह रहे हैं नाइजीरिया में वो अटैक करेंगे। तो पेंटागन रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट टू प्रिपेयर वेरियस प्लान्स रिगार्डिंग नाइजीरिया। CNN, पेंटागन जो है वो मुख्तलिफ प्लान्स इस वक्त नाइजीरिया के हवाले से तैयार कर रहा है। नाइजीरिया के सदर ने कहा है कि हम शॉक्ड हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के हमारे मुल्क को इन्वेड करने जा रहे हैं, वी आर वेरी शॉक्ड, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट। तो मामला आपके सामने है, बुनियादी जंग चाइना और अमेरिका की है, और इस कोल्ड वॉर में इजाफा हो रहा है। चाइना और रशियन लीडर्स मिले हैं, एंड चाइना बैक्स रशिया सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी एफर्ट्स। पूरी तरह से हम साथ खड़े हैं। 15 मजीद ज्वाइंट एग्रीमेंट्स उनके हुए हैं, एयर ट्रैफिक को दोनों मुल्कों में बढ़ाने का फैसला हुआ है, ठीक है ना। और फिर ये देखिए, द स्टेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाइना इज अबाउट टू विन द रेस, ये इस वक्त सिनेरियो है। और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इटली विल कोलैप्स इंटायरली, क्योंकि इसकी गवर्नमेंट जो वो सेंसलेसली पैसा जो वो यूक्रेन को भेज रही है बजाय अपने लोगों पर लगाया। जैसे हंगरी ने कहा कि हम तो पैसा अपने लोगों पर लगाएंगे, यूक्रेन नहीं भेजेंगे। रशिया कह रहा है पूरा इटली कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि ये पैसा उधर भेज रहे हैं। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में लीड कर रहा है और डोमिनेट कर रहा है, वो पैसा यूक्रेन भेज रहे हैं, नतीजा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो ये इस वक्त की जनाब अली सूरत हाल है, और चाइना कह रहे हैं कि हम रशिया के साथ खड़े हैं, उसकी सिक्योरिटी में और सोवरेनिटी में पूरी तरह से हम रशिया के साथ खड़े हैं। तो इतने अल्फाज काफी हैं। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज आगाह करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।